सबसे पहले का जो किस्सा है ना, वो किस्सा है मतलब मेरे एक दोस्त है, उनके भैया हैं जो कि मुंबई में रहते हैं। मतलब एग्जैक्टली मुंबई में नहीं, मुंबई के आसपास कुछ एरिया है, मेरे को याद नहीं है क्या है नाम उसका, बट मुंबई के पास में कुछ जगह है, कोई गांव टाइप या फिर छोटे टाउन्स नहीं होते, कस्बा। कस्बा टाइप वैसे हैं। अच्छी खासी फैमिली से हैं, जॉब करते हैं, पैसा अच्छा खासा है, अच्छा खासा घर है, रहते हैं आराम से। एक दिन उनके दरवाजे के बाहर ना कोई खटखटाता है। संडे था, बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे वाइफ के साथ में, और उनका बच्चा बच्चा कोई नहीं, ओनली हस्बैंड वाइफ रहते हैं। उनका नाम शायद विवेक है। तो विवेक के दरवाजे पे दस्तक होती है। अब उनकी वाइफ जाती है, दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि एक बूढ़ी औरत है जो खड़ी है और उसकी फेस की तरफ देखी जा रही है। अब वो कहती है कि जी क्या चाहिए आपको, खाना चाहिए? वो कुछ नहीं बोलती। पैसा चाहिए? अब भिखारी हो? कुछ नहीं बोलती वो कहती है विवेक को बुला दो। अब दिक्कत यहाँ पे ये उसको समझनी है कि विवेक को बुला दो, सीधा कोई अनजान उसने लाइफ में पहली बार देखी, वो कह रही विवेक को बुला दो। अब वो अंदर आवाज़ लगाते कि सुनिए जी आपको कोई बुला रहा है बाहर। कहता कौन है, सुबह सुबह कौन डिस्टर्ब करने आ गया? कहता पता नहीं कोई है, शायद से आप जानते हो, आप मिले हो कभी रास्ते पर। आता है बाहर में। अब विवेक को थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में कि ये कौन है, उसको ये तो ध्यान आता है देखी हुई है कौन। वो थोड़ी देर देखता है, वो लेडी जो होती है उनकी तरफ देख के मुस्कुराती हैं, थोड़ा स्माइल करती हैं, तो कहती हैं विवेक बेटा कैसा है तू। तब उनको ख्याल आता है ये तो आया है, आया मतलब दाई। जी दाई, या उस जैसा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया था कि दाई हैं, आया है, जो उनको बचपन में ना उनकी केयर टेकर थी, नैनी कह सकते हैं। नैनी कह सकते हैं एक तरीके से, नैनी थी। तो बचपन में मतलब वो जो मैंने बताया अच्छी खासी फैमिलीज था, उनके मम्मी पापा दोनों ही जॉब करते थे, दोनों ही शायद डॉक्टर थे। तो इतना टाइम नहीं हो पाता था मैनेज कि बच्चों को पूरे टाइम देख सके, तो उन्होंने एक नैनी को रखा हुआ था, वो ये थी बचपन में। अब विवेक को ख्याल आता है, तो विवेक उनको भाई ऑब्वियसली जिनके साथ बचपन बीता है, और तो उनको अंदर बुलाता है, खाना खिलाता है, बैठाता है, बातचीत करता है कि कहाँ थी अम्मा आप इतने सालों से, कुछ पता नहीं, और आप एकदम ही गायब हो गई थी। मुझे याद आ रहा मैं शायद 4 या 5 साल का हूँ, आप एकदम गायब हो गई थी, एकदम चली गई थी बिना कुछ बताया मुझे, और मैं पूछता रहा कहाँ है अम्मा, कहाँ है अम्मा, मेरे को किसी ने कुछ नहीं बताया। तो फिर वो उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोलती हैं, वो दिन बीत जाता है, और वो जो अम्मा है ना उसको कहती है कि बेटा मेरा ना इस दुनिया में अभी कोई नहीं है, मुझे बस तेरा ख्याल आया कि शायद तू होगा, तू शायद मुझे पहचाने। और वो भी थोड़ा सा इमोशनल था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में उसको भी लग रहा है यार इतने सालों बाद कोई उठ के सीधा आई है, बीच में कुछ आता पता नहीं कहाँ थी कहाँ नहीं, बट फिर भी एक होता नहीं इमोशनल टच। उन्होंने कहा कि ठीक है अम्मा कोई नहीं, आप रुको, अगर कुछ काम वाम तो मैं आपसे नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं जितना आपको जानता हूँ समझता हूँ, आप ऐसे फ्री में तो नहीं रहोगे, लेकिन अब छोटी मोटी जो मेरी वाइफ है इनकी आप हेल्प कर देना घर पे, और आप यहाँ रुक सकते हो, है ना। अब आपका कोई नहीं, आप कहाँ भटकोगे इधर उधर। अब ये बात उनकी वाइफ को पसंद नहीं आई, क्योंकि उनकी वाइफ को तो वो अटैचमेंट है नहीं, और वो कहती है पता नहीं कौन ही आई है एक गले सड़े कपड़े में, एक भिखारी जैसी, जो ऐसा डायरेक्टली उसको समझा रही है कि भाई मैं मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, मेरे को बहुत ही संदिग्ध लग रही है, बहुत ही मतलब डाउट हो रहा है इनके ऊपर, इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर, जिस तरीके से आपको देखती है, जिस तरीके से मुझे देखती है, ज़्यादा कुछ बात नहीं करती है। वो कहता है कोई नहीं, ये ऐसे ही हैं, बूढ़ी हो गई हैं, कोई है नहीं इनका, हो जाता है मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, कुछ कुछ होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा इनको टाइम मिलेगा, कोई साथ में काम करने को मिलेगा, रहेगी, बातें करो इनसे, थोड़ा सही लगेगा। तो उस दिन तो वो एक दिन तो निकाल लेते हैं, कुछ नहीं होता, 2-3 दिन ऐसे हफ्ते बीत जाते हैं, उनके साथ रहती, छोटे मोटे हेल्प करवाते रहते, लेकिन उनकी वाइफ को ना हमेशा जो एक डाउट होता है ना, वो डाउट रहता ही रहता है। अब एक दिन की बात है कि अब वो उससे पूछती है उनकी वाइफ विवेक से कि आपने ये मुझे कभी नहीं बताया इनके बारे में कि ऐसी कोई नैनी थी आपके साथ में रहती थी और एकदम से चली गई थी। वो कह रहा है कि क्योंकि बहुत छोटा था मैं और एकदम से चली गई थी, वो चीज़ फिर बाद में मेरे दिमाग से निकल गई, अभी मेरे को ख्याल आया, मैं करूँगा इनसे बात, पूछूंगा एक्चुअली में हुआ क्या था, हुआ क्या था। तो एक दिन की बात है, जब 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं, जो विवेक और उनकी वाइफ है अपने कमरे में थे, पर्सनल मोमेंट्स में थे, तो इनकी वाइफ की ना एकदम से नज़र जाती है दरवाजे की तरफ या खिड़की की तरफ, और वो देखती है कि वो वहाँ पर खड़ी है।
तो एकदम से मतलब वो सोकड़ हो जाती है, उसको कहती है कि वो खड़ी है, अम्मा वहाँ खड़ी है, वो क्यों देख रही है हमें, क्या चाहती हूँ, जाओ जाके पूछ क्या। वो बाहर जाता है, वहाँ कोई नहीं है। ये टाइम था लगभग रात के करीब 1 या 2 बजे का। बाहर वहाँ कोई नहीं है, जाके देख के आता है। वो कहता है हो सकता है तुम्हारा वहम हो, क्योंकि आजकल तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे वही रहती है, ये कौन है, क्यों यहाँ पे रह रही है। हो सकता है वो तो आराम से अपने रूम में सो रही है, उनको भी एक कमरा दे दिया था, वो तो अपने कमरे में आराम से सो रही है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, वो उसको तो कंफर्म होता है जब फिर बाद में विवेक जब सो जाता है, उसके बाद वो उठ के जाती है देखने कि नानी कह रहा हूँ जो नैनी या अम्मा कहते थे उनको, अम्मा है या नहीं है। उनको तो दिमाग में वही डाउट चल रहा। अब वो उठ के जाती है, आराम से दरवाज़ा खोलती जाती है, देखती हैं कि उसके कमरे में अम्मा नहीं है। बाहर आती हैं, थोड़ा आंगन के साइड में आती हैं, तो वहाँ पे उनको एक धम करके आवाज़ आती है। आवाज़ आई अम्मा के रूम से। अब वो वहाँ जाती है, जाके देखती है कि अम्मा तो सो रही है, ना कोई हलचल हुई, कुछ नहीं हुई। लेकिन उनको श्योर था कि अभी वो आई तो वहाँ पे कोई नहीं था, और उनको आंगन की तरफ शायद से कुछ दिखा या कुछ ऐसा महसूस हुआ कि शायद आंगन के साइड में कोई घूम रहा है या कोई है। तो वो आंगन पे गई, शायद अम्मा रात को आंगन में घूम रही हो, नींद नहीं आई हो, है ना, विवेक से गलती हो गई, उसने नहीं देखा हो ऐसा कुछ। तो आके वापस देखती तो अम्मा वापस से सो रही है। अब उसको पहले डाउट था, अब डाउट के साथ ना थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ ही ऐसी हो रही हैं कि कभी भी दिख रही हैं, कभी भी जा रही हैं, कुछ पता नहीं है क्या कर रही हैं क्या नहीं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब फाइनली वो उसको जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है ना विवेक को कि भाई तुम इनसे बात करो, इनसे जानो कि भाई आखिर में इनके साथ पहली बात तो हुआ क्या है, इनकी थोड़ी स्टोरी जानो, इतने साल क्या हुआ, कहाँ थी क्या नहीं। तो विवेक जाता है फाइनली परेशान होकर, चलो ठीक है, मैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके जो क्या पता क्या उनके ऊपर बीती हो, वो वापस से वो चीज़ें उकेल दें, दर्द को मतलब कि क्या कहते हैं, गड़िए मुद्दे क्यों उखाड़ें ऐसा। तो जाता है, वो पूछता है कि अम्मा जहाँ तक मुझे याद है आपका ना, आप जब गई थी आप एकदम से चली गई थी, और घर पर ना बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, और पापा ने शायद आपको घर से निकाला था, जहाँ तक मुझे याद है। आपने क्या किया या फिर क्या हुआ था एग्जैक्टली उस दिन ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा सा हुआ था। पापा शायद आपको पसंद नहीं करते थे, लेकिन मम्मी का आपके साथ अच्छा अटैचमेंट था, और मेरा भी था। तो एक्चुअली में हुआ क्या था। तो वो कहती है कि बेटा देखो बात ऐसी है कि आपके जो पापा हैं ना, वो मुझ पर डाउट करते थे कि मैं या तो चोरी करती हूँ या फिर मैं आपको कहीं कुछ उल्टा सीधा खिला तो ना दूँ, ये ना कर दूँ। लेकिन आपकी मम्मी को मेरे पर ट्रस्ट था, और आपकी मम्मी को जो ट्रस्ट था वो हमेशा मेरी तरफदारी लेती थी, ऐसा करती थी। आपके पापा कि भाई ये कामचोर है, नहीं करती है काम, है ना, आप इनको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो। तो वो जो अम्मा थी, फाइनली एक दिन क्या होता है ना, तो ये सब बताती कि ऐसा ऐसा था, मतलब पापा के साथ में सही रिलेशन नहीं था, और इसी चक्कर में उनके मम्मी पापा के भी झगड़े होते थे, अम्मा के चक्कर में, नैनी के चक्कर में। उस टाइम पे नैनी मतलब ये करीब ये बात हो गई शायद, अभी उसकी एज होगी 24-25 साल, उस टाइम पे एज थी उसकी 4-5 साल, 20 साल के लगभग बात हो गई। तो उस टाइम पे ठीक ठाक यंग थी, अभी बूढ़ी सी हो गई है, लगभग 60-70s के अंदर, तब 45 या 50 करीब होंगी। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था। अब उनके पापा को ना सच बताऊं तो खैर ये बात मैं बाद में लाऊंगा कि वो एक्चुअली में हुआ क्या था। तो उनकी मम्मी जो थी ना, उनकी मम्मी ने ना खुद को आग लगा के मार दिया था, सुसाइड किया था। मतलब अच्छा, झगड़ा इतना बढ़ गया, झगड़ा इतना बढ़ गया था, और उनकी मम्मी ने ना सुसाइड कर लिया था। और जैसे उनकी मम्मी ने सुसाइड वगैरह किया ना, उसके कुछ टाइम बाद ही नैनी घर से गायब हो गई, चली गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद कुछ टाइम बाद विवेक के पापा भी मतलब उन्होंने सुसाइड तो नहीं किया, लेकिन वो मेंटली अपसेंट हो गए थे, तो उनकी भी डेथ हो गई ऐसे किसी चक्कर में, ऐसा हुआ। उसके बाद से विवेक ने अपना खुद से संभाला, जो चाचा था उनसे थोड़ा सा करके, तो अभी वो एस्टेब्लिश हो गया है। तो बात क्या आती है ना, उसके बाद में जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी नहीं सॉरी, उनके चाचा ही होते हैं, उनके चाचा होते हैं ना, वो उनको घर ऐसे एक बार आना होता है, या फिर पता नहीं फ़ोन पे बात हो रही होती है शायद, तो बताते हैं कि चाचा आपको वो अम्मा याद है, वो वापस से आई है मेरे पास, वो यहाँ पे ऐसे। तो कहते क्या क्या बात कर रहे, वो डायन फिर आ गई। अच्छा, वो कहते हैं वो डायन फिर आ गई। मतलब इनको छोड़कर बाकी सबको पता था कि कुछ चक्कर है। भाई ये बच्चे थे उस टाइम पे, फिर ये गायब हो गए एकदम से, इनको इतनी समझ कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं है।
उनकी वाइफ को भी सही वाइब्स नहीं आ रही उनसे। तो ऐसा होता है। लेकिन तो चाचा तो अब उन्होंने सोचा कि भाई हो सकता है गुस्सा हो, क्योंकि इनकी वजह से मम्मी पापा में लड़ाई होती थी, मेरी मम्मी चली गई, मेरे पापा चले गए। लेकिन ठीक है, अभी इतनी बूढ़ी हो गई उस बातों को, कई साल हो गए, मैं भी इस बात पे क्यों झगड़ा करूँ, क्योंकि रियलिटी किसी को नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। अब क्योंकि वो बूढ़ी थी तो भाई अब उनकी भी तबीयत ख़राब होने लगी। वो उनके पास आई इसलिए थी क्योंकि वो थोड़ा ठीक नहीं रहती थी, कोई था नहीं उनके पास अपना। कुछ दिनों के बाद क्या होता है ना भाई, उनकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है। जो अम्मा होती है, अम्मा की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। तो फाइनली डॉक्टर को बुलाया जाता है, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तो डॉक्टर बता देते हैं कि देखो यार, ये ना ज़्यादा समय नहीं है इनके पास, अभी तो ये है कि इनकी ना आप जितना सेवा कर सको ना उतनी सेवा करो आप। अब उसको फाइनली जो उनका रूम था ना, उसी रूम में उनको रखा जाता, सुलाया जाता कि आप बस रहो, कुछ काम मत करो, बातें करो, खाओ पियो, मस्त रहो। तो विवेक मतलब सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, अपनी वाइफ को इग्नोर करते हुए, चाचा की बातों को इग्नोर करते हुए, उसकी अजीबोगरीब जो इंसिडेंट, जो एक्टिविटीज़ थी उस अम्मा की, वो अभी भी थोड़ा थोड़ा लगता था, लेकिन उसको इग्नोर करते कि यार ये कुछ दिनों की मेहमान है, हो गई होगी गलती, कुछ हुआ होगा, मेरे को नहीं पता क्या बात, क्योंकि सौ बातें वो करते हुए भी उन्होंने अपने घर पर उनको रख लिया। और एक टाइम ऐसा आया कुछ दिनों बाद ही, 10 से 15 दिन बाद, उनको ना एक पैरालिसिस जैसा हो गया। मतलब वो खुद से उठ नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, ऐसा हो गया। अब हुआ क्या, जैसा मैंने बताया था कि ऑब्वियसली विवेक को देखो काम भी करना है अपना, तो 24 घंटे तो वो उनके साथ रह नहीं सकता। सेम उनके वाइफ को तो पसंद ही नहीं है, उनकी वाइफ तो उनको पसंद ही नहीं करती, क्यों रह रही है, लेकिन क्या करें विवेक भी नहीं मान रहा है। तो ऐसा है। तो ये जहाँ तक मुझे अभी एक बात हिट की कि शायद से जैसे उनकी माँ का अटैचमेंट था ना, कि उसके अलावा वो अम्मा के अलावा किसी की नहीं सुनती थी या उनकी तरफदारी करती थी, विवेक भी कुछ ऐसा सही करने लगा था। हर बातें मतलब कुछ भी हो, कितना भी बुरा कोई कुछ भी कहे, लेकिन उनको ऊपर रखता था ऐसा। तो उनको पैरालिसिस हो गया अम्मा को पैरालिसिस हो गया। तो वो चल फिर नहीं सकती थी, ढंग से बोल भी नहीं सकती थी, आधे वर्ड्स बोलती थी, नहीं तो वो भी नहीं बोलती थी, इशारा भी, मतलब एक साइड उनकी पैरालिसिस हो गई थी, खुद से खड़ा नहीं हो जाता था उनसे, खड़े नहीं हो पाती थी। तो उन्होंने क्या किया, टाइम था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक ना घंटी सी होती है, बैल लगती है एक रिमोट वाला, कि वो आप बजा दो, दबा दो, इंटीमेशन के लिए जी, कि हाँ मुझे कुछ ज़रूरत है, हाँ कुछ है और आप आ जाओ। जो भी सुनेगा, कोई भी अवेलेबल होगा घर में, वो आ जाएगा। अब उसकी बीवी को भाई भले ही पसंद ना हो, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। कल को मर गई तो वो तो विवेक का उनका तो रिलेशन फिर खराब, क्योंकि उसने देखा उनके मम्मी पापा के साथ क्या हुआ। ऐसा तो वो नहीं चाहते, वो भी सोचते कि कुछ दिनों की बात है। अब भाई क्या होता ना कि वो बैल ऐसा था कि वो ना जब मर्जी बैल बजा देती, हर 5 मिनट में, बिना काम के, हर 10 मिनट, बिना काम के। ऐसे जाके पूछो क्या चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं बोलती, ठीक है। तो बार बार उस बैल को सुन के कि भाई कभी विवेक जा रहा है, कुछ नहीं बोल रही हैं, कुछ नहीं कह रही हैं, ऐसे इशारा कर रही हैं, लेटे लेटे आगे की तरफ, हाथ थोड़ा थोड़ा उठता, लेकिन उंगली से ऐसा थोड़ा पता लगे कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। ढंग से बोल नहीं पाती, पूछते क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं बोलती थी, बस इशारा करती थी आगे की तरफ। जैसे उनका बेड कैसा था, खिड़की के जस्ट सामने था, तो खिड़की की तरफ ऐसे इशारा करती थी। अब काफ़ी दिन इस चीज़ को बीत गए। अब उनको भी लगा था भाई डॉक्टर ने सही कहा था, कुछ जब हॉस्पिटल से आए उसके कुछ दिन बाद पैरालिसिस हो गया, ये हो गया, तो हमें भी नहीं लगता ज़्यादा समय की है ये। तो एक दिन क्या हुआ, एक रात की बात है, लगभग 12-1 बजे की बात है, फिर से बैल की आवाज़ आती है। वो इग्नोर करते हैं। विवेक कह देता अपनी वाइफ को, यार तुम जाके देखो भाई, मैं नहीं देख पाऊँगा, मैं वैसे बहुत थका हूँ, आज मीटिंग में बहुत दिमाग ख़राब हुआ है ऐसा। तो उनकी वाइफ जाती है, वो जाके क्या देखती है, वो जो अम्मा थी वो खड़ी है खिड़की के ऊपर, बालकोनी की तरफ। जी, मतलब बालकनी नहीं थी, कमरे में एक खिड़की थी जैसे बाहर देखते हैं। ओके जी, वो खिड़की ऊपर खड़ी है। तो पहले तो वो शॉक्ड कि अम्मा खड़ी कैसी हो, पैरालाइज है। अब ठीक है, वो खड़ी है ना, सिर्फ खिड़की की तरफ देख रही, वो पीछे से जाती है, वो उसकी तरफ जैसे ही बढ़ती है ना आगे, फिर से बैल की आवाज़ आती है। और वो उसके हाथ में नहीं थी, बैल उसके हाथ में नहीं थी, बैल मतलब रिमोट, हाँ रिमोट मतलब उसके हाथ में नहीं था जी। आप सुनो तो बैल की आवाज़ आती है, उसको दिख रही है कि सामने खिड़की पर खड़ी है, और वो सोच रही कि ये कैसे पॉसिबल है। तो उसके पास जाती है, अम्मा करते हुए, अम्मा ऐसे पास जाती है। जैसे वो उसके पास पहुंचने वाली होती है, तभी बैल की फिर से आवाज़ आती है। बैल की आवाज़ आई, वो एकदम बेड की तरफ देखती है वो बेड पे सो रही है। अच्छा,
इल्यूजन कह सकते हैं, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन कह सकते हैं, और वो याद देखती है खिड़की पे कोई नहीं है हाँ। और अम्मा सो रही हैं, अम्मा सो रही हैं, आंखें बंद है उनकी। अब एक एंगल है, सॉरी मैं व्यूअर्स को जी। इंटरप्ट करने के लिए भाई व्यूअर्स को सॉरी कर रहा हूँ। अब वो जैसे खड़ी है, इस तरफ अम्मा लेटी है, इस तरफ अम्मा खड़ी है। अब उसका ध्यान गया इस तरफ अम्मा लेटी है। जी। अब जब वो सामने देखती है तो फिर अम्मा वहीं पर भी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो मैं तो पर्सनली वहाँ गया नहीं हूँ, हाँ, लेकिन हाँ। जितना मेरे को समझ में आया हाँ, कि वो हाँ। कैसे होगा, जैसे दरवाज़ा है, हाँ, हाँ। दरवाज़ा थोड़ा इस तरीके से है कि जहाँ पे बेड्स पर डायरेक्टली नज़र नहीं नहीं जाती, जाती, हाँ। आपको खिड़की दिखेगा, हाँ। समझ रहे हो ना। समझ तो दरवाजे जैसे एंटर करती है ना, तो सबसे पहले खिड़की की तरफ उसको खड़ी हुई दिखे, तो हाँ। बेड की तरफ उसकी नज़र ही नहीं गई है, नजर ही नहीं गई। वो देख रही है अम्मा खड़ी है, हाँ। उनकी तरफ बढ़ती है, फिर बैल की दोबारा आवाज़ आती है, हम्म। पीछे देखती है बैल जहाँ रखी है, पीछे मुड़ के देखती है तो अम्मा बेड पर है और वहाँ पे खिड़की पर कोई नहीं है। अच्छा। अब यहाँ पर वो सहम गई, हम्म। देख रही अम्मा सो रही है, कोई हरकत नहीं है, हम्म। ठीक है, और फिर वो आती अपने रूम में आ गई। अब उसके बाद क्या होता है ना, उसको ना एक कुछ कुछ छिपकलियाँ दिखाई देती हैं शायद, जितना मेरे को याद है शायद से कुछ छिपकलियाँ उसको दिखाई देती हैं उसके रूम से बाहर आते हुए, और उसके रूम से बाहर निकल के अम्मा के रूम से एक या दो छिपकली निकल के ना उनके रूम की तरफ जा रही है, हम्म। विवेक के रूम की तरफ जा रही है, ठीक है, उनको फॉलो करती है, जाके बाद में सो जाती है। उस बारे में मतलब क्या बताएगी विवेक को, बता सोचती है बताऊँ ना बताऊँ, बताऊँ ना बताऊँ, ऐसे रहता है। अब उसके बाद क्या होता है भाई कि आज भी जहाँ तक मुझे याद है ना कि वो जो बैल है ना, जो घंटी है, वो घंटी की आवाज़ ना उन्हें आज भी कई बार सुनाई देती है, उनकी वाइफ को, उनकी वाइफ का कहना है, और आज भी सुनाई देती है का मतलब क्या है कि उसी सेम डे को जब सुबह वो उठे तो वो नहीं थी अम्मा, वो मतलब मर चुकी थी, तो ऐसा था। और वो बैल उनको आज भी सुनाई देती है, क्योंकि जैसे कोई बैल बजा रहा है, अम्मा बुला रही है, ऐसा है। तो एग्जैक्टली भाई देखा जाए तो मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन थे, ऑब्वियसली आपके पास होंगे, कि भाई ये चीज़ कभी नहीं पता लग पाई कि बचपन में हुआ क्या था, एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्यों उनकी मम्मी ने आत्महत्या की, नानी को नैनी को दिखता क्या था, ये चीज़, और वो बैल आज भी सुनाई देती है, इसका मतलब उनकी आत्मा यहीं कहीं है, या तो उनका दिमाग में, वो मैंने बताया ना कि हर 10 मिनट में बैल बजा देती थी, या तो उनके दिमाग में इस कदर वो घुस गई है, वो इरिटेशन कि पता नहीं क्या काम है, अब कुछ भी हो सकता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब ये वो बैल आज भी सुनाई देती है, और कभी कभी तो विवेक को भी सुनाई देती है, किसी किसी रात को विवेक को भी सुनाई देती है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि ऐसा ना काफ़ी लोगों ने ना शायद से एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे आसपास ना जैसे कुछ लोग नहीं हैं, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कई बार ना हमें आवाज़ आती है उनकी, रातों को बुलाते हैं हमें अपने नामों से, दरवाजे पीटने की आवाज़ आती है। काफ़ी लोगों ने, मतलब मैंने तो देखो गांव में मैंने तो ऐसा सुना है कि ऐसा होता है, रात को वो मेरे को आवाज़ लगा रहा था। और भाई अपने आपको पता होगा कि ऐसा भी बोला जाता है कि जब भी हम कहीं बाहर होते हैं दोपहर में और रात को, अगर हमारे साथ कोई है, कोई दोस्त है या कोई भाई है, कोई भी है, जब भी उसको कहो चलो तो उसका नाम लेके बोलना चाहिए, जैसे सुनील भाई चलिए, ओनली ये नहीं चलिए, आइए चलते हैं, अनइनवाइटेड ये गेस्ट आ सब सकता है चीज़ें, साथ में। तो ये सब होता है। तो ये जो इंसिडेंट है ना भाई, इस इंसिडेंट में मेनली क्या है, अब इसमें देखो, इसमें पैरानॉर्मल एंगल भी हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं है, बहुत बड़ा पैरानॉर्मल एंगल है। हाँ। और एक चीज़ जो अगर हम साइकोलॉजिस्ट की सुने, क्योंकि ऑब्वियसली उनको बार बार वही आवाज़ सुन रही है, विवेक को भी सुन रही है कभी कभी, वो तो बात की बात है ना। साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो उनका यही कहना है कि भाई ये स्टार्टिंग से अम्मा को पसंद नहीं करती थी, ना चाहते हुए भी आपने उनके वो अम्मा को रखा, तो एक ट्रॉमा बन जाता है कि ये मेरी कोई बात नहीं मान रहा है, इसकी बातें सारी मान रहा है। फिर वो बैल वाला सीन, हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में बैल आ रही है, वो बैल की आदत हो जाती है, हमें बार बार वही चीज़ सुनती है। कई बार नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि भाई कोई आवाज़ आई, कोई बुला रहा है क्या, वो सब चीज़ें। तो मतलब साइकाट्रिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है। बट अगर हम दूसरा एंगल देखें, जो मिस हैपनिंग्स उनकी फैमिली में हुई है, बचपन में उनके मम्मी पापा का झगड़ा, उसकी वजह से अब एग्जैक्टली उसके पापा क्यों पसंद नहीं करते, या तो उन्होंने कुछ देखा होगा कुछ करते हुए, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तभी बेफालतू में कोई झगड़ा नहीं करेगा। उसके बाद झगड़ा इतना कि उसकी मम्मी ने नैनी को कुछ कहने के बजाय खुद ही सुसाइड कर लिया।
ये भी बात है, लेकिन पैरानॉर्मल एंगल को दरकिनार नहीं किया जा सकता। मतलब ये नहीं है कि ये हॉरर पॉडकास्ट है और हम जानबूझकर मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं कि है ही है, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जैसे कि वो किसकी तरफ इशारा करती थी। हाँ एक राइट। बात ठीक। दूसरा, अब एक पैरालाइज इंसान है, माना कि वो लेडी हैं जो उनकी वाइफ है विवेक की, उनको पसंद नहीं थी, उन पर ट्रॉमा था उस चीज़ का कि वो घर पे क्यों हुआ, लेकिन उसी वक्त की जब उनकी डेथ होनी थी तो उन्हें वो खिड़की के पास कैसे नजर आई? पैरालाइज्ड लेडी कैसे खड़ी हो सकती है? जी। और फिर जब उसने बेड पर देखा, नहीं जब वो खड़ी थी उसके बावजूद उसको बेल सुनाई दे रही थी। दो चीज़ें ये होगी। हाँ। तीसरी चीज़, इसके बारे में क्या विवेक को बाद में बताया गया, कुछ पता लगा विवेक को जब उसके चाचा ने ये बात कही थी कि वो डायन फिर से आ गई, अब उसकी डेथ हो चुकी है, वो दुनिया में नहीं है, तो कभी ना कभी उसके चाचा ने ये बात कही हो कि क्या कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया या कुछ उनको ऐसा पता लगा जिससे वो उसको डायन कह रहे थे? क्योंकि किसी एक लेडी को डायन कहना एक डिसरिस्पेक्ट की सबसे लार्जेस्ट, सबसे एक्सट्रीम फॉर्म होती है ना? तो इसलिए मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी बात हुई हो। एक बात और है भाई जो अभी मुझे दिमाग में आ रही है कि जब वो खिड़की पर उसने खड़ा देखा उनको, बेड पर तो उनकी नज़र गई नहीं थी, सीधा खिड़की पर गई, क्योंकि दरवाजे से सीधा खिड़की दिखती है। खिड़की की तरफ जब उनकी नज़र गई तो वहाँ खड़ी थी, और बाद में उन्होंने बताया कि मैंने जब मुड़ के देखा तो सो रही थी। अब हु नोज कि क्या पता वो उस टाइम तक मर चुकी हूँ। हाँ, उन्होंने सुबह देखा हूँ, हाँ, उनको उनकी आत्मा हो, उनकी आत्मा हो या पर अगर उनकी आत्मा है तो फिर डेड बॉडी कैसे बेल? अब नहीं, आत्मा और डेड बॉडी तो चलो अलग अलग है। नहीं, आप कह रहे हो ना कि वो खड़ी खिड़की पर दिखाई दी, लेकिन बेल फिर सुनाई दे रही थी। हाँ, बेल सुनाई दी, तो वो बेल तो आज भी सुनाई दे रही है। हाँ, वो तो चलो आत्मा के पास रह गया होगा कंट्रोल। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बाकी लोगों को डिसाइड करने देते हैं क्या है क्या नहीं। और सुनील भाई, अगर किसी को शक है, कोई चाहता है, तो डेफिनेटली मुझे पर्सनली वो टेक्स्ट कर सकता है। मैं उन लोगों से डायरेक्टली बात करवा सकता हूँ, उनसे कंफर्म कर लेना कि उनको आज भी सुनाई दे रही है या फिर सोल्व हो गया वो मैटर। हाँ, जिन जिन को लगता है भाई, अगर देखो मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा हमेशा ये होता है और विवेक असली नाम है आप कहोगे तो मैं शायद उनकी लोकेशन भी बता दूंगा। देखो मेरा ये होता है कि भाई डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर विकास भाई कह रहे हैं कि ओपनली चैलेंज है, कमेंट में बता देना। जो चाहते हैं कि भाई मैं तैयार हूँ, तो विवेक भाई के साथ रब्ता कर लें। विवेक भाई सही में मतलब सबसे ज़्यादा जो इसमें गूज़बम्प्स आए ना वो वाले सीन में, जब वो अंदर गई और वो खड़ी है, क्योंकि एक इंसान जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो चल फिर भी सकता है और वो खड़ा हो, और उसके बाद क्या देखना बाकी रह जाता है ना। अब बढ़ते हैं हम अगले किस्से की ओर। जी भाई, अगला किस्सा ना, जैसे मैंने बताया कि 2 स्टोरीज आज होने वाली, एक मुंबई की और एक शायद गोवा से। ये मुंबई की थी। ये मुंबई की थी। अब एग्जैक्टली ये गोवा से नहीं है, मतलब गोवा के रहने वाले कुछ लोग थे, वो हिमाचल प्रदेश जाते हैं, मनाली की साइड, उनके साथ वहाँ पर कुछ होता है। ये किस्सा है, ये बात है भाई लगभग 2016-17 की। उस टाइम पर मैं रहा शायद अपनी 12th क्लास में या 11th क्लास में था मैं। 2018 मैंने 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे, तो 2017 या 16 की बात है, 10th या 11th में था। तो उस टाइम पे क्या होता है ना भाई, 3 दोस्त होते हैं, 3 दोस्त हैं, अमन, सौरभ और राजू। अमन, सौरभ, राजू, ठीक है। तीनों दोस्त गोवा रहते हैं। अब गोवा में रहने वाले ना बीचेस वगैरह और ये सब से तो उब जाते हैं, घर का काम है, कभी भी जाओ। वो लोग प्लान करते हैं, काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे होते हैं कि भाई पहाड़ों में चलेंगे, पहाड़ देख के आएंगे क्या होता है। सब लोग यहाँ आते हैं, बीच पे तो कुछ नहीं है भाई, पता नहीं क्यों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन हाँ लोग पहाड़ों में भी जाते हैं, चलो पहाड़ में चलते हैं। अब आपको पता है स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में हमारी कितनी ही ट्रिप्स प्लान होती हैं, और उनमें से कोई ना कोई एक शख्स ज़रूर होता है जो आके कहता है भाई मम्मी पापा मना कर रहे हैं, मैं नहीं जा रहा, और उस वजह से सारे प्लान कैंसिल हो जाते हैं। या फिर प्लान बनता है किसी और जगह जाने का, और लास्ट में हम चले कहीं और ही जाते हैं, ये सब होता है। तो फाइनली काफ़ी सालों की, काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद में उनका प्लान फिक्स होता है कि भाई मनाली चलेंगे। अब मनाली चलने के लिए वो फ़्लाइट लेते हैं दिल्ली की, वो ठीक है। उनका प्लान होता है कश्मीरी गेट से अपना बस पकड़ के हिमाचल प्रदेश अपना मनाली चलेंगे। तो
तीनों दोस्त प्लान करते हैं और फाइनली उनका प्लान हो जाता है। उनका प्लान था कि पहले दिल्ली आने का, और दिल्ली के बाद वो कश्मीरी गेट से बस पकड़ेंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे मनाली की साइड। तो ये होता है। अब दिल्ली पहुंच जाते हैं। जब वो दिल्ली पहुंच जाते हैं ना वो लोग, तब उन लोगों को होता है हाँ अब फाइनली लग रहा है कि हमारी ट्रिप सक्सेसफुल होने वाली है। कश्मीरी गेट पहुंचते हैं, कश्मीरी गेट से बस लेते हैं मनाली के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए। मुझे नहीं पता बस से कैसे जाया जाता है, एग्जैक्टली कौन सा स्टैंड पड़ता है, बट हाँ वहाँ से वो बस लेते हैं। बस लेने के बाद भाई जो हिमाचल प्रदेश की जो बसें हैं, रोडवेज़ हैं, वो बड़ी फेमस हैं पहाड़ों में से ऐसे ऐसे चलने के लिए, और डर भी लगता है मौत का सामना मौत का सामना करने के लिए। जी भाई। तो वो लोग अपनी बस ले लेते हैं। अब उस बस में ऑब्वियसली काफ़ी लोग होते हैं, रात को ट्रैवल करते हैं, बातें करते रहते हैं भाई ये करेंगे वो करेंगे, पूरी प्लानिंग। और ये टाइम था लगभग जनवरी का, यानी सर्दी थी उस टाइम पे, बर्फ़ पड़ रही होती वहाँ पे, बर्फीले पहाड़ देखने उनको, क्योंकि पहाड़ तो उस तरफ भी है, महाराष्ट्र की तरफ भी है, लेकिन उनको बर्फीले पहाड़ देखने कि भाई मनाली में ऐसा क्या है कि लोग जा रहे हैं। तो भाई अब बस की लाइट बंद हो जाती है, टाइम हो जाता है, क्योंकि अब सोना है, सो जाओ। लेकिन उन तीनों फिर भी प्लान कर रहे होते हैं भाई ये करेंगे वो करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, वहाँ पहुँचने में एक्साइटेड, क्योंकि काफ़ी सालों से प्लान बन रहा है, आज फाइनली वो चीज़ होने वाली है। सौरभ था ना, सौरभ भी काफ़ी एक्साइटेड, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड सौरभ था। लेकिन सौरभ की एक प्रॉब्लम थी कि जब भी वो ट्रैवल कर रहा होता है ना, डजेंट मैटर कि वो कार से ट्रैवल कर रहा है, ट्रेन से या बस से, भाई साहब सो नहीं सकते हैं। होते हैं कुछ लोग सो नहीं सकते हैं। तो कहता है कि भाई ठीक है यार, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, कितना चिल्लाओगे, बाकी लोग, कुछ लोग बोलने लगे भाई सोने दो यार ऐसा। तो वो लोग कहते हैं चल ठीक है यार, थोड़ा शांत रहते हैं, सो जाते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि पूरा दिन आज भी दिल्ली पहुँचे हैं, आराम नहीं किया, सीधा रात को बस पकड़ी और आ गए, आराम करने लग जाते हैं। तो सौरभ कहता है भाई मेरे को नींद आने से रही, एक काम करो मेरे को विंडो सीट दो और आप लोग सो जाओ अपनी अपनी सीट पकड़ के। सौरभ जो है खिड़की की तरफ बैठता है, गाने सुन रहा होता है, सपने बुन रहा होता है कि क्या क्या करूँगा वहाँ जाके। वो देखते ना रील्स वगैरह, उस टाइम पे रील्स तो नहीं थी शायद, उस टाइम पे टिकटॉक था तो टिकटॉक वगैरह देख रहा था कि क्या क्या होता है क्या नहीं, यूट्यूब देख रहा होता है, ये सब दिमाग में काफ़ी सारी प्लानिंग चल रही होती है। वहाँ पहुँचेंगे, इतने बजे तक पहुँचेंगे, उसके बाद यहाँ रुकेंगे, यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, ये खाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो अब पहाड़ आने स्टार्ट हो जाते हैं, सर्दी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है एकदम से। और वहाँ पर ना भाई आप देखोगे तो पहाड़ हैं, रोड है, आसपास और कुछ नहीं है, कोई गांव नहीं है, मतलब है बट उस पर्टिकुलर रास्ते पे जी कोई गांव नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पर उसे ना पहाड़ की तरफ जाते हुए ना कुछ लोग दिखते हैं, कुछ लोग इन द सेंस 3 लोग दिखते हैं। एक बूढ़ा होती है, एक बूढ़ा होता है, एक बूढ़ी होती है, और एक शायद उनकी बेटी की उम्र की कोई होती है। 3 लोग होते हैं, उनको दिखते हैं पहाड़ की तरफ, पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए दिखते हैं उनको दूर से खिड़की तरफ। वो देख रहा है कि भाई ये क्या है, कौन लोग जा रहे हैं। वो भी ऐसे एरिया में जहाँ पे कोई घर वर कुछ कस्बा वगैरह कुछ नहीं है, जा रहे हैं। और टाइम हो रहा है लगभग रात का 1 या 1:30 बज रहा है रात का। दूसरी चीज़ जो शॉकिंग थी ना वो ये थी भाई कि इतनी सर्दी, जनवरी का महीना, जब वहाँ पे बर्फ़ पड़ने लग रही है, लोग बर्फ़ के लिए जा रहे हैं, उन लोगों ने कपड़े कुछ खास नहीं पहन रखे। इन लोगों ने इतना कपड़ा पहन रखा फिर भी इनको सर्दी लग रही है। वो लोग आई थिंक उन्होंने बस एक चादर ओढ़ी हुई है और ऐसे जा रहे हैं, पहाड़ की तरफ चढ़ रहे हैं, पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको दिख रहा है 3 लोग। अब वो देखता रहता है और फिर वो लोग ना एकदम से गायब हो जाते हैं, देख आंखों के सामने देखते, आंखों के सामने, मतलब बस भी चली जा रही है और ऐसे वो ऐसे देख रहा है। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो गायब हो जाते हैं, नहीं दिखना है, ठीक है। अब उसके लगभग वो ये बात थी करीब 1-1:30 बजे की। उसके बाद करीब आधा पौना घंटे बाद 2-2:30 बजे बस रुकती है कि भाई यहाँ 10-15 मिनट रुकेंगे, बस रुकती है। और वहाँ पर वो 3 लोग उसको दिखाई देते हैं। अब वो इस असमंजस में कि भाई इनको मैंने इतना टाइम पहले, लगभग 1-1.5 घंटा पहले मैंने वहाँ पर देखा था, बस की स्पीड रही होगी 60-70 स्पीड रही होगी लगभग, और ये लोग बूढ़े हैं, चले भी होंगे तो किस स्पीड से चले होंगे। तो उसको विश्वास नहीं हो रहा। अब वो किसी को बताए तो क्या बताए, वो अपने दोस्तों को कह रहा है कि भाई इन लोगों, ये 3 लोग तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये 3 लोग ना हमने वहाँ क्या कहते हैं, मैंने वहाँ देखे थे, ऐसा क्लियरली बता रहा हूँ 3 लोग, ठीक है ना। वो कह रहा भाई कौन 3 लोग, ठीक है, तो सोया नहीं है,
कल से ट्रैवल करा ना, कल सोया ना आज सोया। भाई तो सो जा, तेरे को सोने की ज़रूरत है, तो सो जा जाके। अब वो कहता है कि नहीं भाई मैं श्योर हूँ, मैंने इनको देखा है, इतने स्पीडली कैसे आ गए इतना आगे, और ये सब है। भाई मैं, अब उसको भी डाउट हो रहा है कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है, लेकिन वो श्योर एकदम पक्का कि भाई मैंने पहाड़ी पर इनको चढ़ते हुए देखा था। अब उसके बाद जो बस है, नहीं मानी उन्होंने उसी पर डाल दी। भाई तो सोया नहीं है, तेरे को कुछ ना कुछ दिख रहा है, तू जा अपने सो जा। उसके बाद क्या होता है ना भाई, वहाँ पर वो लोग उनको देखता है और वो उसका ध्यान ना, बाकी सब तो अपना खाना खा रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। उसके बाद उसका ध्यान जाता है उन्हीं लोगों की तरफ ही रहता है, वो उसी को देख रहा है बस। बाकी दोस्त लोग कह रहे हैं भाई कहाँ देख रहा है, अपना खाना वाना खा। वो उसका मन ही मार है, उसको दिख रहे हैं वो लोग, लेकिन वो 3 लोग किसी और को नहीं दिख रहे हैं, उसको दिख रहे हैं उसको दिख रहे हैं। और वो श्योर है कि वो लोग ही हैं। वो 100% श्योर है। उसके बाद क्या होता है, वो लोग ना पहाड़ी से थोड़ा नीचे उतरते हैं, जहाँ पे उनका वो होटल होता है, जहाँ पे वो रुकते हैं, ओपन ढाबा टाइप होता है। तो रुकते हैं और थोड़ी दूर जाके ना तीनों ना एक खेत में फांसी लगा लेते हैं। उसके देखते देखते वो फांसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे वो एक काम करते हैं, इतनी तेज वो चिल्लाता है। भाई ऑब्वियसली कोई भी चिल्लाएगा, आप देख रहे हो, आपकी आंखों के सामने कुछ लोग जा रहे हैं, आप उनको देखे जा रहे हो, पहले ही आपको उन पर डाउट है, ये अजीब हैं, और कोई आपकी बात सुनने को रेडी नहीं, और वो जाके फांसी लगा रहे हैं आपकी आंखों के सामने। तो आप भाई एक बार तो चक्कर में पड़ोगे, चिल्ला भाई निकलेगी, आप या तो भागोगे, चिल्लाओगे, पैनिक मोड कुछ ना कुछ तो करोगे भाई कि वो देखो वो मर जाएंगे, वो मर रहे हैं, वो देखो उनको बचाओ, उनको ऐसे ऐसे करके। भाई अब सभी लोग जितने भी बैठे थे ना, उसका ध्यान उनकी तरफ चला गया। भाई क्या हो गया, अब उनके दोस्त हो जाता कि भाई सोया नहीं तो ये है वो है, क्या बक रहा है, कौन लोग कौन मर रहा है, कौन फांसी लगा रहा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तब भाई थोड़ी देर बाद उसको पानी वानी पिलाया जाता है, और सच में वहाँ पे कुछ नहीं होता, बाकी लोग सब देख रहे हैं, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। पानी वानी पिलाया जाता है, फिर होटल स्टाफ में से कोई आता है, उसको समझाता है कि भाई देखो जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो झूठ नहीं है, वो सच है, वो सच है। आज से करीब 5-6 महीने पहले यहाँ पर कुछ लोगों ने सुसाइड किया था। और ये मतलब यहाँ पर मतलब होटल पे नहीं, यहाँ पे आसपास में जो खेत वगैरह, वहाँ पे किसी ने सुसाइड कर लिया था। और ये काफ़ी बार ये खबर आई है कि कुछ लोगों ने उनको देखा है। बट आप फिक्र मत कीजिए, वो लोग किसी को परेशान नहीं करते हैं, किसी के पीछे नहीं जाते हैं, वो लोग यहीं रहते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक फार्मर फैमिली थी, बहुत गरीब थी, और उनके ऊपर कर्जा था। कर्जा वो नहीं कर पा रहे थे, फसल वगैरह से भी नहीं निकल रहा था उनका, बहुत ज़्यादा कर्जा था। तो उनके पास जो लास्ट ऑप्शन बचा था वो सुसाइड करना। तो एक रात को घर से निकल के तो पूरी फैमिली, वो उनकी बूढ़ा, उनकी वाइफ और उनकी बेटी, तीनों निकल के वहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं। अब ये चीज़ तो भाई ऑब्वियस है कि जब हम कोई सुसाइड करते हैं या फिर क्या कहते हैं उसको, अकाल मृत्यु होती है, तो भाई हमें ना मोक्ष इतनी जल्दी नहीं मिलता, हमारी आत्मा यहीं कहीं भटकती रहती है। तो वो बताते हैं कि भाई ऐसा कुछ है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, डरिए मत, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, लेकिन हाँ आप सही हो, ऐसा यहाँ पे हुआ है। तो ये सब बताते हैं। अब ये सब बात सुन के भाई बाकी लोग भी थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, जितने भी थे लोग। उसके बाद वो फटाफट से बस में बैठते हैं और अपने जो डेस्टिनेशन थे वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद उनकी जो 3-4 दिन का जो भी प्लान था, सौरभ तो सहमा हुआ है, बाकी लोगों को दिखा नहीं है। बाकी लोग भी थोड़े से डरे हुए हैं, लेकिन एक तो जो आपको दिखे और आपको बैक स्टोरी पता चले, एक आपको बस स्टोरी बताई जाए। अब आपको वो चीज़ दिखी नहीं तो आप उस चीज़ को फील नहीं कर सकते एग्जैक्टली। तो बाकी लोग भी डरे हुए हैं, बट सौरभ जितना नहीं कोई भी। तो उसके बाद भाई वहाँ 3-4 दिन जो भी होता है, सौरभ थोड़ा सहम होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भूलने की कोशिश करता है कि भाई कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा, कोई पोजीशन नहीं होगा। इस चीज़ से लोग ज़्यादा डरते हैं कि मेरे पीछे मेरे घर तक चली गई तो मेरे ऊपर हावी हो गई, तो मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को किसी को नुकसान हो गया था, इस वजह से हमारी बस खाई में गिर गई, तो कुछ भी ऐसा। बट सौरभ थोड़ा सोचता हाँ उस होटल वाले ने कहा था ऐसा है तो कुछ नहीं करें, तो थोड़ा सा बुलाता है और अपनी जो छुट्टियां हैं वो नॉर्मली बिताने की कोशिश करता है। फिर अब जब उनको वापस आना, तो रास्ता वही है, वापस भी तो आना है, रास्ता वही है। अब सौरभ को नींद तो आनी नहीं, उसकी प्रॉब्लम कि ट्रैवलिंग के दौरान नींद नहीं आएगी भाई, कुछ भी हो जाए नींद नहीं आएगी। खिड़की की तरफ ही बैठा है। एक बार तो क्यूरियोसिटी ये हो रही है कि भाई देखूं क्या पता मुझे दोबारा दिखते हैं वो लोग।
बट जब उस रास्ते से वहाँ से निकल रहा होता है ना, भाई साहब की हिम्मत नहीं होती है और वो आँख बंद करके बैठा रहता है करीब 1 से 1.5 घंटा, जब उस एरिया के आसपास से गुजर रहे होते हैं। आँख बंद करके म्यूज़िक चला के या हनुमान चालीसा चला के वो बैठा है वहाँ पे। फाइनली वो वहाँ से दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली पहुँचने के बाद उसको रिलैक्स होता है कि भाई कुछ नहीं हुआ, दोबारा नहीं दिखे, और फाइनली वो अपने घर आता है। मतलब लकीली उनको कुछ नहीं हुआ, और इस बात को करीब हो गए हैं 8 साल, 6 7 8 साल हो गए हैं, तो अभी तक कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अभी अगर लोग जा रहे हैं मनाली, जब भी जाते हैं तो उनको अगर कुछ फील होता है, ये चीज़ भाई वैसे मैंने सुनी है काफ़ी बार, ऐसी कुछ चीज़ें ना दिखती हैं। ये इंसिडेंट बड़ा बहुत होता है। आपने भी शायद एक मेरे साथ शेयर किया था कि हमें ना कुछ लोग दिख रहे हैं रोड पे चलते हुए, थोड़ा आगे चले जाओ आप, वापस से वही लोग दिख रहे हैं। मेरे साथ हुआ था ना। आपके साथ आपने शेयर किया है। हाँ, तो कुल्लू में भाई वही रास्ते में, ये चीज़ें वही रास्ते में, वही कुल्लू रास्ता में। है, वही रास्ता है। हाँ, हाँ। वो भी तो आपका भी तो, आप हिमाचल प्रदेश की बात करते कुल्लू में मनाली, गया था कुल्लू जब, में गए थे मुकेश आप भाई के पास। वहीं की। तो ये जो एक्टिविटीज़ है ना भाई, बहुत नॉर्मल है वहाँ पे। जो वहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे जाएंगे ना भाई, मैं तो चाहता हूँ किसी को एक्सपीरियंस ना हो, बट कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा जो कहेगा कि भाई हाँ यार ऐसा तो कुछ हुआ है। जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना मेरा, बस उनको तरफ ध्यान ना दो, इग्नोर करो। अगर आप उनकी तरफ ध्यान दोगे फिर वो भी आपकी तरफ ध्यान देंगे। जी भाई, चलिए अभी वैसे तो 2 इंसिडेंट्स थे मेरे पास, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक इंसिडेंट और है, वो भी चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। बता दो। बट वो इंसिडेंट मेरे पास ना पूरा नहीं है, उसका लास्ट में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई वो मुझे नहीं पता। ओके, वो शायद से उन पे काम अभी चल ही रहा है। चलो बता दो, देखते हैं भाई अपने, ये तो व्यूअर्स देखेंगे ना बाद में, हो जी। सकता है कि जब आपके पास उसका कंक्लूजन आ जाए नेक्स्ट पार्ट बना लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना मेरे को पता है उतना मैं शेयर करूँगा इस बारे में। ये किस्सा है भाई चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ का है, और ये मेरे साथ शेयर किया था एक साइकिक मीडियम है। लोग शायद उनको जानते हों, डेफिनेटली जानते होंगे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। एक साइकिक मीडियम है, उन्होंने ये इंसिडेंट मेरे साथ शेयर किया था, ऑफ कैमरा उन्होंने बताया था, मेरे साथ शेयर किया था कि विकास ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन मैं इसको बता नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी सोल्व नहीं हुई हैं। तो ये रीज़न है, मुझे पता नहीं कि अभी उस चीज़ का क्या हुआ, कोई सॉल्यूशन निकला नहीं निकला, अभी उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो ये भाई ये बात है चंडीगढ़ की। एक कपल है जो इंग्लैंड रहता है, लेकिन उनकी जो मेन फैमिली है वो रहती, मतलब लड़के की जो मेन फैमिली है वो रहती है यहाँ पे चंडीगढ़ के आसपास, शायद से लुधियाना शायद रहती है। चंडीगढ़ से लुधियाना काफ़ी दूर है वैसे, बट फिर भी मतलब मैं श्योर नहीं, चंडीगढ़ या लुधियाना है, ठीक है ना, लुधियाना है शायद, हाँ लुधियाना है। चंडीगढ़ आते हैं वो, फिर उस चंडीगढ़ से लुधियाना साइड ऐसे जाते हैं। तो एक कपल है इंग्लैंड में, उनका जो मतलब जो हस्बैंड है उसका कनेक्शन है पंजाब से, और जो वाइफ है उनकी वो है मुंबई से, ठीक है। अब कल्चर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, उनको नहीं पता। अब जो उनका हस्बैंड था, उनके घर में, उनके फैमिली में उनकी दीदी थी, उनकी शादी है। अब दीदी की शादी है तो उनको जाना है घर पे। ये फर्स्ट टाइम होने वाला है या फिर सेकंड टाइम होने वाला है पूरी लाइफ में जब उनकी वाइफ उनकी फैमिली से मिलेगी। एक बार शादी के दौरान मिली, उसके बाद वो सीधा इंग्लैंड चले गए, उसके बाद कुछ खास मिलना नहीं हुआ। 3-4 साल हो गए उनकी शादी को, लेकिन कभी मिलना नहीं हुआ है। अब होता क्या है कि भाई चंडीगढ़ पहुँचते हैं, पहले वो पहुँचते हैं मुंबई, क्योंकि लड़की की फैमिली मुंबई है, तो पहले वो प्लान करते हैं मुंबई चलते हैं, यहाँ से मुंबई में 1-2 दिन का स्टे करके मुंबई से फिर अपना चंडीगढ़, चंडीगढ़ से ऐसा ये प्लान करते हैं। तो पहले मुंबई आते हैं, मुंबई से फिर वो निकल लेते हैं। अब होता क्या है कि वो जो लेडी हैं वो मुंबई में ही 1 दिन स्टे कर लेती हैं एक्स्ट्रा मम्मी पापा के साथ, और उनको थोड़ा हस्बैंड को जल्दी भेज देते हैं कि आप जाओ, ठीक है ना, आप जो भी काम वाम है वो देखो, मैं आती हूँ 1-2 दिन बाद आती है। उसके बाद क्या होता है कि ठीक है 1 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद उनकी जो वाइफ है ना वो खुद से फ्लाइट पकड़ के चंडीगढ़ आ जाती हैं। चंडीगढ़ आती हैं तो चंडीगढ़ के एयरपोर्ट से जैसे निकलती हैं, बाहर छोटा सा मार्केट होता है जहाँ पे, मतलब छोटा सा नहीं, मतलब जो भी मार्केट होता है कि उसको शॉपिंग भी करनी है ना, मतलब मुंबई से तो ले आई जो लाना था उनको, बट वो देखती कि चंडीगढ़ में भी क्या है ऐसा, भाई कुछ लेके जाएंगे गिफ्ट वगैरह पर्पज से। तो जाती वहाँ पर ना एक वेंडर होता है, उनके पास ना उनको पायल दिखती है एक, और पायल इतनी मेस्मराइजिंग थी कि बार बार उनका ध्यान उसी पायल पर जा रहा है, वो रोक ही नहीं पा रही खुद को। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो पायल है वो ना तो चांदी की है ना सोने की है, नॉर्मल पायल है,
ठीक है ना, वो क्या कहते हैं उसको, आर्टिफिशियल पायल है, लेकिन बड़ी सुंदर है। वो है कैसे, जैसे थोड़ा सा ट्राइबल टाइप नहीं होती है, ट्राइबल लोग पहनते थे, भारी सी होती है, उस टाइप की पायल है वो। उसको देखती है, वो पूछती है भैया कितने की है, तो कहता है 11,000। अब या तो उसको पता लग जाता है कि भाई ये यहाँ की नहीं है, ये दे देगी पैसे वाली, अलग ही दिख रही है। लेकिन अब उसको भी पता है कि 11,000 तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ना ये सोने की है ना वो चांदी की है, लेकिन उसको इतना पसंद आती है वो खुद को रोक ही नहीं पाती। वो कहती है भैया 11,000 तो बहुत ज़्यादा है, आप सही से बताओ ये है वो है। तो वो कहती है मेरे को गिफ्ट लेना है, मेरी जो हस्बैंड की बहन है, मेरी जो ननद है उनकी शादी है, तो उनके लिए मेरे को लेना है। ननद नहीं, देवरानी कहेंगे शायद मैं थोड़ा उनके हस्बैंड की बहन की शादी है ना। हाँ हाँ, तो ननद ही होती है। ननद होती है, हाँ और सॉरी देवरानी तो उनकी वाइफ होती है। हाँ, ठीक है ननद होगी और वो उसकी भाभी होगी। जी। तो उनकी वो बताती है कि मेरी ननद की शादी है, मुझे तो गिफ्ट लेना है, तो आप ही ना ही किसी आर्टिफिशियल पायल वैसे है ये, तो कहता ठीक है मत लो, तो प्राइस तो 11,000 ही है, आपको नहीं लेना मत लो। फिर वो लेकिन ना खुद को रोक ही नहीं पाते, वो कहते ठीक है भैया दे दो। अब जब वो एक पायल खरीद लेती है ना, तब वो कहता है कि आप एक काम करो, आपको ना ये सस्ती पड़ जाएंगी, आपको मैं 18-19 हज़ार में 2 पायल दे दूँगा इसे, आपको सस्ती पड़ जाएंगी। वो उसको इंसिस्ट करता है, लेकिन वो मना कर देती है कि नहीं 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 नहीं, इतनी महंगी पायल। वो भी ठीक है, ये मुझे पसंद आई, मैं उनको दे दूँगी, मैं तो कहाँ पहनती हूँ पायल वगैरह, मैं पहनती भी नहीं हूँ, मतलब उनका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा अलग है, वो साड़ी वगैरह या सूट वगैरह बहुत ही रेयरली पहनेंगी, शायद अभी पहनेंगी, तो ऐसा है। तो कहती है मैं तो पहनती भी नहीं हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए इतना महंगा, और ये है भी नहीं उतना, लेकिन ठीक है मुझे पसंद आ गया उनके लिए, तो मैं सोच ले ही लूँ, मैं दोनों ही लूँगी, एक ही काफ़ी है। वो बहुत इंसिस्ट करता है, लेकिन फिर भी वो मना करके वहाँ से निकल जाते हैं, उनको लग रहा है चेप हो रहा है भाई, ये तो गलत फंस गई मैं। तो एक पायल खरीद के वो आ जाती है। अब वहाँ पर ही वो अपने पहुँच जाते हैं, उनके हस्बैंड जो हैं पिक करने आ जाते हैं उनको, वो लुधियाना पहुँच जाते हैं। लुधियाना पहुँच के लुधियाना में वो जो स्टे करती है ना, अब वो देखो थोड़ा सा वाइफ ना थोड़ी सी वैसे होती है कि भाई मुझे ना, मैं जाऊँगी ओनली शादी वाले दिन तुम्हारे घर में, तब तक मेरे को होटल दिलवा दो। होता है भाई कुछ लोगों का ऐसा कि ज़्यादा उनको पसंद नहीं है लोगों से बातचीत करना, इंक्लूड होना, तो कहते ठीक है मैं शादी वगैरह अटेंड कर लूँ, बट मेरे को अभी थोड़ा सेपरेट चाहिए, मेरे से नहीं होगा फैमिली के बीच में एक्ट करना, वो करना ऐसा कुछ। तो कहते ठीक है, पैसे वाले लोग थे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पे एक कोई 5 स्टार होटल है, वहाँ पे जाके एक रूम बुक करवा रखा था उन्होंने अपना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप आ जाना, मुझे पिक कर लेना, फंक्शंस वगैरह मतलब जहाँ भी होंगे आप मेरे को पिक कर लेना, मैं आ जाया करूँगी, ऐसा है। और मेन शादी वाले दिन मैं आपके साथ वहीं पर रहूँगी। तो जिस होटल में उन्होंने बुक किया था ना जो रूम, अब वहाँ पहुँचते हैं, उनकी वाइफ पहुँचती है, मतलब उनकी वाइफ ही पहुँचती है, उनके हस्बैंड अभी नहीं पहुँचते वहाँ पे, उनके हस्बैंड आते हैं बाद में। तो उनकी वाइफ पहुँचती है, तो उनको बताया जाता है कि मैम आपने जो रूम बुक किया था ना, वो एक्चुअली कुछ रीजंस की वजह से अभी अवेलेबल नहीं है, बट हम आपको अपग्रेड कर रहे हैं, सेम प्राइस में एक स्वीट रूम है वो हम आपको दे रहे हैं। अब ये तो देखा जाए तो अच्छी बात है कि आपको एक जो नॉर्मल रूम होता है उसके बजाय आपको स्वीट मिल रहा है सेम प्राइस में, आपको ऑफर करते हुए बोल के ठीक है कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ बहस वहस नहीं करे, चलो ठीक है मुझे मिला है। अब वो ऊपर चली जाती है, वो स्वीट रूम में जाती हैं, तो उसके थोड़ी देर बाद उनके हस्बैंड आ जाते हैं कि चलो हमें चलना है, ये फंक्शन है, तुम रेडी हो जाओ। तो कहते हैं ठीक है, वो कहते हैं मैं आई हूँ अभी, मैं अपनी शार वगैरह लूँगी, रेडी होंगी, चलते हूँ। अब वो जो रूम था ना जो अपग्रेड करते हैं, वो रूम ना थोड़ा सा अजीब था। अजीब इन द सेंस वो होता है थोड़ा सा गोथिक टाइप के होते हैं, थीम जो होती है उसकी वैसी थी, जैसे पता नहीं यहाँ पे क्या ही होता है। अब इतने बड़े 5 स्टार होटल में, मैं होटल चैन का नाम नहीं लूँगा, एक 5 स्टार होटल में जो बहुत बड़ी चैन है इंडिया में, जगह जगह आपको उनके होटल्स मिलेंगे, उसमें ऐसा रूम भाई समझ नहीं आया। लेकिन फिर सोचते हैं ठीक है कुछ लोग होते होंगे शौकीन जिनको चाहिए थीम, चाहिए कि ऐसा थीम का हमें रूम, तो वो हमें मिल गया, वो ठीक है क्या दिक्कत है तो रूम ही होटल ही है, लोग सब कुछ डरने की क्या बात है। तो वो रूम ना, दूसरा क्या है कि वो रूम ना बाकी रूम से और वेदर के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही ठंडा है। इतना ठंडा है कि उनको स्टाफ बुलाना पड़ा, उनको एसी वगैरह बंद करवाया, टेम्परेचर मतलब कम नहीं बंद ही करवाया, बंद करवाया, उसके बावजूद भी वो रूम ठंडा है। इतना वहाँ पे फ़र्क है टेम्परेचर का। उसके बाद वो रेडी होती हैं, जब वो रेडी हो रही होती है ना, तो उनको ना ऐसा लगता है कि कोई उनको देख रहा है या फिर कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है उस रूम में।
और बाहर आके देखते हैं तो उनके हस्बैंड है, तो उन्हें लगा शायद ये कुछ किसी से फ़ोन पे बातचीत कर रहे होंगे, तो शायद मुझे वहम हो रहा हो ऐसा कुछ। अब उनके दिमाग में एक चीज़ तो थी, रूम को लेके कुछ ना कुछ चल रहा था कि इतना अजीब रूम क्यों है, ये सब वगैरह वगैरह। अब वो रेडी हो गई, अब रेडी हो गई तो अब फंक्शन में जाना था उनको, ठीक है। अब वो देखती हैं अपना पर्स खोल के, बैग खोल के, गिफ्ट लिया था उन्होंने अभी, कुछ बाकी गिफ्ट निकाले, ये गिफ्ट अभी लिया था तो ये पर्स में ही था, हैंड बैग जो था उसमें था। हैंड बैग में से वो गिफ्ट रैप करवा ली थी उन्होंने, तो वो निकालती है, देखती है साथ में ही एक पायल और है जो उसने ली नहीं थी। ली ही नहीं थी। और भाई आप बिलीव नहीं करोगे, जो दूसरी पायल है ना, वो ऐसा लग रहा है कि वो यूज्ड है, थोड़ा सा रस्ट जैसा लगता है ना, वो है सेम, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो यूज्ड है, थोड़ी सी रस्टी सी या मिट्टी सी ऐसा कुछ लग रहा है उस पर। अब वो कंफ्यूज हो गई है कि यार मैंने तो ये ली ही नहीं है, ये मेरे बैग में कैसे आई, दूसरा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ले ली है, उसको मैंने पैसे नहीं दिए हैं। उसको ये चीज़ ज़्यादा दिख रही है कि शायद मैंने ले ली हो या गलती से आ गई हो, मैंने उसको पैसे नहीं दिए इस चीज़ के, लेकिन उसको ये भी लग रहा है कि यार ये तो यूज्ड लग रही है, ये ऐसे लग रही है। तो खैर उनको फंक्शन में ज़्यादा तो इतना ध्यान नहीं देती हैं, तो उसको वहीं पर रख के गिफ्ट वगैरह लेके अपना दूसरा बैग लेके वो चली जाती है। अब जो साइकिक मीडियम जो मुझे बता रहे थे, वो उनकी बात बताता हूँ कि ये सब इंसिडेंट्स जो है ना, ये जो हम साइकिक मीडियम उनको बताया जा रहा है और वो मुझे डिसाइड करें, तो आप थोड़ा पीओवी समझना। तो जो साइकिक मीडियम वो मुझे बताते हैं कि विकास उसके बाद ना उनको ना कार में जैसे वो बैठी ना, उबर उन्होंने बुक की थी, कार में वो जैसे ही बैठी तो उनको लगा कि उनके साथ में ना कोई और भी आके बैठा है, और वो उनको कह रही है कि आई एम विद माई हस्बैंड, आप चले जाओ, आप कौन हो, आप कैसे हमारी गाड़ी में घुस रहे हो, ये सब चीज़ें बोल रही हैं। अब ऊबर ड्राइवर भी देख रहा है किसको बोल रही है भाई, उनका हस्बैंड भी। अब उसके हस्बैंड को लग रहा है इतना दिमाग खपा के आई है ऐसे ही कुछ हो रहा होगा तो चलो, अरे चलो चलो चलो, ठीक है, तो ठीक है, तो उसका हस्बैंड कहता है चलो चलो चलो, मतलब अपनी वाइफ को कहता है बट एज सेंस में कहता है कि चलो चलो चलो। तो वो उनके हिसाब से जो लेडी है वो बता रही है उनको कि वो पर्सन भी हमारी गाड़ी में बैठ गया, अजीब सा दिख रहा है एकदम पर्सन, मैले कुचैले कपड़े पहने, ग्रे कलर का कुर्ता पहना उन्होंने, कुर्ता पहना, बड़ी बड़ी दाढ़ी है और मिट्टी में हो रखा है पूरा, वो गाड़ी में बैठा है। मैं उसको देखे जा रही हूँ कि भाई क्यों बैठा है, ठीक है। उसके बाद उनके मन में कई सवाल चल रहे हैं, तो वो नहीं बोलती है, मतलब कभी उसको दिख रहा है, कभी उसका मतलब उसको प्रेजेंस फील हो रही है कि कोई तो है, कुछ तो है भाई। अब वो वहाँ पे जाती हैं, शादी फंक्शन जो था वो फंक्शन अटेंड करती हैं, उसके बाद अपने होटल में वापस आती हैं। वो उस पायल का ही दिमाग में उनको चल रहा होता है, और उनको पंजाबी नहीं आती है, उनको पंजाबी में कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कुछ सुनाई दे रहा उनको पंजाबी में, ठीक है। अब ये सब चीज़ें ना उनके साथ ना कई सालों तक चलती हैं, कुछ सुनाई देना, ठीक है। अब वो उनके किसी गुरुजी को वो मानते थे, तो उनके गुरुजी को पूछते हैं कि ऐसा ऐसा है, कोई मिला था मेरे को, उसने मुझे पायल दी और ये पायल मेरे साथ ऐसे आ गई है, वो ऐसा लग रहा है यूज्ड है। तो उनके गुरुजी कहते हैं सख्त उनको कि वो जो पायल जो भी है ना, उनको ना आप फेंक दो, किसी पेड़ के नीचे गाड़ दो या किसी कहीं पर बहा दो। लेकिन आप मानोगे नहीं भाई कि वो उस पायल को फेंक नहीं पा रही है, उसको पता है क्या करना है, लेकिन उसके दिमाग में ये थॉट आ ही नहीं रहा है कि इस पायल को मैं छोड़ दूँ, उस पायल को छोड़ दूँ, क्योंकि कोई आवाज़ है जो उसके दिमाग में चली जा रही है, कोई आवाज़ जो उसके दिमाग में चल रही है, उसको कुछ बोल रही है, और उस पायल को वो नहीं फेंक पा रही है, उसके पास ही वो पायल है। इस बात को करीब ना 5-6 साल हो जाते हैं, तब जाके वो मेरे साइकिक मीडियम जो जिनसे मैं मिला हूँ उनसे कनेक्ट होती हैं। वो 5-6 सालों से उनके दिमाग में यही बातें, यही तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ऐसा है। और वो बताते हैं कि विकास, मेरी जब उनसे बात हो रही है, इंस्टाग्राम पे उनकी बात हो रही होती है, कि वो बताते कि इतने साल पहले मेरे साथ ये हुआ, पायल खरीदी, ऐसा कुछ हुआ। उन्होंने ना एक वॉइस नोट भेजा, मतलब जो साइकिक मीडियम है उन्होंने एक वॉइस नोट भेजा उनको, और बताया कि, और वो वॉइस नोट ना उन लेडी ने इग्नोर कर दिया, या फिर गलती से कई बार छूट जाता मैसेज, छूट गया, वो नीचे चैट करते करते आए, तो जब उनको ये बात बताने लगी ना कि उनको कुछ आवाज़ कानों में सुनाई देती है ना, और वो उस पायल को फेंक नहीं पाती है,
तो वो कहते हैं कि क्या आपने वो वॉइस नोट पढ़ा जो मैंने थोड़े देर टाइम पहले भेजा था? तो कहती नहीं, आपने, मेरे को लगा आप ऐसी गलती से कुछ हो गया होगा, छूट गया होगा। तो कहते नहीं, आप जाके सुनो। उस वॉइस नोट में उन्होंने बोला था, तेनू रब दा वास्ता एनू रख ले, एनू रख ले। और वो कहते हैं कि एग्जैक्टली यही आवाज़ मेरे कानों में चलती है, तेनू रब दा वास्ता। मतलब उनको इतना पंजाबी उनको नहीं, मैं वो ठेठ पंजाबी में नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मैसेज आप समझ गए होंगे कि भाई तुझे रब दा वास्ता है, तू इसको रख ले। ये उनके दिमाग में चल रहा है, ये कोई चीज़ उनके दिमाग में डाल दी, उनको सुनाई दे दी आवाज़ें। अब वो शॉक्ड होती है कि आपको कैसे पता? तो कहते हैं हम साइकिक मीडियम है, जब आप ये बातें मुझे बता रही है ना, तो वो सब चीज़ें मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं बताऊँ, कोई इंसान है, कोई अच्छी खासी हाइट है, ग्रे कुर्ता पहना है, मिट्टी में है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मजदूरी का या कुछ ऐसा काम करता है, टू बी प्रिसाइज चिनाई वगैरह का काम करता है। तो कह रहा हाँ ऐसा ही डिस्क्रिप्शन है, उस दिन मैंने कार में देखा था जब बैठा था, ऐसा ही है, और बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, वो कंफर्म करती हैं। अब उनको कंफर्म हो गया उन लेडी को कि भाई ये जो भी पर्सन है, जो जिससे मैं अभी कनेक्ट हुई हूँ, इस पर्सन ने एक ही कुछ चीज़ें बता दी है। अब मैंने उनसे पूछा, मेरा सवाल था कि आपको कैसे पता लगा कि वो चीज़ दिखने? तो कह रहे हैं कि हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं ना, मैं ध्यान में बैठा था उस रात को, जब मेरा ध्यान कंप्लीट होने ही वाला था, तब मुझे लगा कि कोई चीज़ ना सोफे पर आके बैठ गई है। मेरे पीछे जो सोफ़ा था उस पर आके बैठ गई है, और वो चीज़ सोफे पर आके बैठी। तो मैंने पीछे देखा तो मुझे वैसा ही कोई स्ट्रक्चर नज़र आया कि कोई बैठा है, कुर्ते में है, मिट्टी में है, और ऐसा ऐसा है। तो वही चीज़ें मैंने उनको बताई कि ऐसा ऐसा दिख रहा है। अब उन्होंने क्या कहा कि वो पायल अभी भी आपके पास है? कहती हाँ अभी भी है। और ठीक है, आप उस पायल को मुझे दिखाओ। अब जब उस पायल को उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली क्या है ना, कि ये जो प्रेत है या जो भी है ना, ये कम से कम 70-80 साल पुराना है, जो इस पायल के साथ आपके पास आया है। 70-80 साल पुराना है। और उन्होंने बताया कि वो जो लेडी थी ना, उन लेडी के पास भी ना कुछ हद तक साइकिक एबिलिटीज़ थी, इसलिए उनको वो चीज़ें दिख रही थी, और इसलिए वो जो पायल उनके पास आई डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्योंकि ये जो एंटिटीज़ होती ना, इनको पता लग जाता है कि कौन पर्सन है जो मुझे देख या सुन पाएगा, ताकि मेरी प्रॉब्लम हो। देखो भाई, उनकी भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं ताकि सोल्व हो, ऐसा होता है। तो उन्होंने बताया कि लेकिन उनकी साइकिक एबिलिटीज़ के ऊपर उन्होंने कभी काम नहीं किया, तो वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती हैं। कुछ लोग होते हैं जो उस चीज़ को समझ जाते हैं और एक साइकिक मीडियम बन जाते हैं बाकी लोगों के लिए, कम्युनिकेट करवाने के लिए या हील करने के लिए। तो उनको वो चीज़ें दिखाई दी, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, ये जो प्रेत है जो भी आपको दिखता है या फिर आपको सुनाई देता है ना, ये 70-80 साल पुराना है। एक लोकेशन उन्होंने बताई कि इस लोकेशन पर, मतलब एक कोई फैमिली है, उनको उन तक आप अगर मैसेज पहुंचा पाओ किसी भी तरीके से, अपने हस्बैंड के थ्रू या उसके थ्रू, आप उनकी फैमिली को बताओ कि इस जगह पर ना आप खुदाई करो, एक बॉडी आपको मिलेगी। एक शख्स था 70-80 साल पहले, अवतार सिंह, अवतार सिंह नाम था उनको, उन्होंने नाम भी बताया। अवतार सिंह की फैमिली है, ऐसा ऐसा इस साइड में आपको शायद मिलेगी, आप पता करना कहाँ है कहाँ नहीं, आप ही पता करो। वो उनको जाके आप प्लीज़ बताओ कि कोई अवतार सिंह आपकी फैमिली में थे 70-80 साल पहले, आप यहाँ पे खुदाई करो, उनकी बॉडी आपको यहाँ मिलेगी। हुआ क्या था कि वो जो है ना अवतार सिंह, वो गरीब था, ओब्वियसली चिनाई का काम करता था, वो प्यार करते थे किसी से, और उन लड़की की फैमिली वाली अलो नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम पे लव मैरिज करना बहुत मुश्किल था भाई। तो उनकी जो लड़की के जो फैमिली वाले थे ना, अवतार सिंह को एक दिन पकड़ कर ना चाकू भोंक कर ना उनका मर्डर कर देते हैं और वहीं कहीं गाड़ देते हैं। अब उस टाइम पे भाई इतना कुछ नहीं था, जो भाई गायब हो गया, कोई इतना ढूंढने नहीं आ रहा या फिर नहीं पता लगता भाई, बिल्कुल नहीं पता लगा। तो वो तब से ढूंढ रहा है, तब से घूम रहा है, और वो जो पायल थी ना, वो पायल उसने उसके लिए ही खरीदी थी। ऐसा था भाई। तो अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने उनकी फैमिली को बताया, पता लगा नहीं पता लगा,
अवतार सिंह जो हैं वो मतलब उनकी आत्मा अभी भी यहीं कहीं भटक रही है या उनको मोक्ष मिला, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी शायद जब मेरे को ये बताया गया उस टाइम पे ना इस केस पर काम चल रहा था। और कुछ काफ़ी सारी भाई देखो ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि डायरेक्टली हम मतलब उनकी फैमिली तक कैसे पहुँचें, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पहुँच सकते भाई, है ना। और काफ़ी सारी चीज़ें होती जो शायद उन्होंने भी मुझे नहीं बताई, यही कह के विकास बहुत सारी चीज़ें होती जो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई ये केस मुझे थोड़ा आधा थोड़ा पता है, बट मेन बेसिकली ये स्टोरी थी भाई। चलो जब भी इसकी अपडेट आएगी आप जरूर शेयर करना, नेक्स्ट जी पॉडकास्ट भाई। होगा। लेकिन अब हम जैसे ही इस पॉडकास्ट के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, जी। एक छोटी सी बात करनी थी। बताइए। आपके पीछे एक बटन नज़र आ रहा है जो कि निशानी होती है एक बड़ी ही मुश्किल अचीवमेंट की। हर रोज़ यूट्यूब में पता नहीं कितने चैनल बनते हैं और कितने चैनल ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि कितनी उम्मीदें जगती हैं और कितनी उम्मीदें टूट जाती हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इस माइलस्टोन को पार कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ, हो सकता है कई व्यूअर्स के लिए इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन जो आपको देखते हैं, जो जानना चाहते हैं और जो यूट्यूब ऑलरेडी कर भी रहे हैं, उनके लिए एक मिसाल भी बन सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कम समय में आपने ये अचीवमेंट की है। जी। कई लोगों को कई साल लग जाते हैं, कई कुछ महीने में भी कर लेते हैं, लेकिन वो एक नॉन पर्सनैलिटी होते हैं। आपने कैसे शुरू किया और अब तक के सबसे बेस्ट पॉडकास्ट टॉप 5 आपको कौन से लगे, जल्दी से? भाई सबसे पहले थैंक यू सो मच, और इसका जो भी क्रेडिट है ना सिल्वर बटन का 1 लाख सब्सक्राइबर्स का, उसका पूरा क्रेडिट, नॉट इवन 1% भी मैं अपने पास नहीं रखूँगा, पूरा क्रेडिट ऑडियंस को जाता है, लोगों को जाता है, क्योंकि इन्होंने प्यार दिया है। असली मोटिवेशन इन लोगों ने मुझे दिया है कि भाई विकास भाई आप करो, हम देखेंगे आपके वीडियोस, हम सुनेंगे आपके पॉडकास्ट, आप बस गेस्ट बुलाते रहो और हमारे लिए कुछ खौफनाक सुनने को देते रहो। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों को। इस बारे में अभी तक मैंने डायरेक्टली बात नहीं की है, सुनील भाई के चैनल पे पहली बार बात हो रही है। तो सुनील भाई, अगर आप कहो कि टॉप 5 क्या रहे हैं, देखो भाई वैसे मैं एक चीज़ क्लियरली कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो हॉरर पॉडकास्ट है, बट पर्सनली हॉरर मुझे पसंद है, थ्रिल देता है ना। बट पर्सनली मुझे हॉरर के अलावा भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मुझे पसंद है। हो सकता है मुझे वो पॉडकास्ट ज़्यादा पसंद हो अभी मैं जो बताऊँ पर्सनली, जिस पे शायद व्यूज़ ही नहीं आए हैं, ऐसा है। तो पर्सनली मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगा जिनको मैं क्रेडिट देता हूँ, जिनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक हैं अक्षय वशिष्ठ भाई, उनकी वीडियोस आप देखो भाई, काफ़ी अच्छे व्यूअरशिप हैं। बिल्कुल। उसके बाद आते हैं सैयम अंगी भाई। हाँ, सैयम अंगी। उसके बाद हमारे प्रवीण भाई। हाँ। उसके बाद आप हमारे सुनील भाई। अरे मुझे निकाल दो यार। तो ये 4 हो गए, बट फिर भी 4 हो गए, ठीक है। एक और हैं हमारे इसमें मैं लेना चाहूँगा, हमारे एक स्पिरिचुअल हैं ये पर्सन, जिनका नाम है शिवम जी। मैं पर्सन को शिवम भाई भी कहता हूँ, तो शिवम जी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मेजरली अपना रोल प्ले किया है इस पूरी जर्नी में, मुझे सपोर्ट किया है। और डेफिनेटली इनके पॉडकास्ट अगर आप देखोगे ना तो इन पे ये ऐसे पॉडकास्ट हैं जो लोगों को भी काफ़ी पसंद आए और मेरे को भी काफ़ी पर्सनली पसंद आए हैं। ये आपने दूसरे सवाल का जवाब पहले दे दिया, लेकिन पहला सवाल था कि कैसे मन में आया यार मैंने शुरू करना है, और कारमा कैसे बढ़ता गया। जी मैं बताता हूँ, ये शायद मैंने शेयर भी किया हुआ है, बट स्टिल कोई ऐसा प्लान नहीं था कि भाई मुझे यूट्यूब पर आना है। आज से करीब कुछ साल पहले अगर आप बात करो ना भाई, मुझे लगता था कि यार यूट्यूब पर लोग क्यों हैं, क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्या मिलता है इनको, टाइम पास कर रहे हैं। पता लग गया सच में मतलब मैं ये सोचता था। अब पता लग गया क्या मिलता है। और मेरा ये था कि भाई ज़िंदगी में कुछ भी कर लूँगा, यूट्यूब पर नहीं जाना है। हाँ। ये चीज़ है, और मुझे नहीं पता था वही चीज़ मुझे यहाँ खींच के ले आएगी। तो मैंने स्टार्ट कैसे किया, मैं जॉब करता था, कॉलेज के बाद में जॉब करता था और वर्क फ्रॉम होम था मेरा। बहुत मस्त जॉब चल रही थी, अपना मस्त बैठो साइड में नेटफ्लिक्स चलाओ, मूवीज़ देख रहे हैं, काम हो रहा है, ये लाइफ थी भाई मेरी। मस्त, घर वाले खुश, बेटा घर पर है, पैसा कमा रहा है, कोई भी काम हो मैनेज करो, सब सही है। एक दिन क्या हुआ पता नहीं, कहीं से मेरे कानों में खबर पड़ी कि पॉडकास्ट करके कुछ होता है। मैं गया, मैंने सर्च किया क्या होता है आखिर, मैंने सुनना स्टार्ट किया,
टू बी ऑनेस्ट मैं सुनता था देखो बियर बाइसेप्स को, रणवीर अलाहाबादी का। अभी आई नो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल अभी टॉपिक्स में सुनते फंस गए हैं। अभी तो मैं सच बताऊं तो अभी जितना टाइम नहीं मिलता मैं कुछ भी सुन पाऊँ किसी को भी नहीं सुन पाता। बट हाँ इनिशियली मैं सुनता था, और मुझे उनके जो जियो पॉलिटिक्स हैं, हिस्ट्री है, और साइंस से रिलेटेड जो भी पॉडकास्ट है, माइथोलॉजी से रिलेटेड, हमारे रिलीजियस पॉडकास्ट, ये सब मुझे पसंद आते, तो मैं सुनता था इनको। मैं सुनता था, उसमें मुझे पता लगा कि विकास, मुझे ना पर्सनल लोगों से बात करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे बात करना लोगों से। तो कहा विकास भाई यार ये काम तो तू भी कर सकता है ना, क्या है। मेरे को तब उस टाइम नहीं पता था इतना सब कुछ चाहिए होता है। अगर बिहाइंड द सीन कोई दिखाएगा तो हमारे पास यहाँ क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, लोग शायद गैस भी ना कर पाएँ। उनको बस एक स्क्रीन पे दिखते है कि आप बैठे हो मैं बैठा हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि बड़ा इजी काम है। नहीं, उस टाइम में मुझे भी लगता था। मैंने कहा विकास यार क्या ही करना है, सही है, लोगों को बुलाना है, बैठना है, बात करनी है, बात खत्म हो गया। नहीं, जो एक सिंपल बात है ना, मैं आपको वैसे बताता हूँ, यहाँ पर बैठना बड़ा इजी है फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन इससे पहले का काम और इससे पहले बाद का काम बहुत मुश्किल है। यानी कि गेस्ट को मैनेज करना, राइट, और उसके बाद जो वीडियो बनी उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। जी भाई। और मैंने ना कहीं से सीखा नहीं, कोई कोर्स नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। एक एक चीज़ खुद के एक्सपीरियंस से, गलती हुई उससे सीखा, वो फिर सही की, बेटर करता गया। इस तरीके से मैंने सब कुछ किया। कहीं से सीखा नहीं, किसी से गाइडेंस नहीं ली। मैं तो कहता हूँ या तो मुझे उस टाइम पे पता नहीं था, या फिर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस था, कुछ भी कह लो आप। अच्छा हो गया ना ये तो ऐसा था, खुद करते करते सीखा। अब मुझे कम से कम ये पता है क्या नहीं करना है हाँ, क्या नहीं करना, ये सही चीज़ बात है। बाकी रही बात एक्सपीरियंस की, या फिर मैंने क्यों स्टार्ट किया, तो इसलिए स्टार्ट किया, मुझे अच्छा लगता था। और मैंने सोचा कि यार विकास ये काम तो तू भी कर सकता है। कुछ नहीं था, और ना मेरे को ये था कि भाई यहाँ से पैसा कमाना है, नहीं, मेरे को लोगों से बात करना अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा यार कि बात करेंगे, लोगों को ले आएंगे। जॉब करता साथ साथ में भाई, मतलब मेरी 9 to 5 जॉब चल रही है उसके बाद में, और मैंने वो शिफ्ट करवा के 9 to 5 वाली मैंने अपनी नाइट शिफ्ट करवाई, ताकि मैं रात में पूरी रात काम कर लूँ, उसके बाद जो भी टाइम मिले उसमें सो गया, दिन में गेस्ट को बुलाऊँ, रिकॉर्डिंग करूँ। ये मेरा शेड्यूल रहता था। मैं कम से कम 7 से 8 महीने भाई मैं 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया हूँ। अब आपका फुल टाइम? अब मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। जो करना चाहते हैं फुल टाइम, भाई बहुत लंबा रास्ता हो ना हो, लेकिन कठिन जरूर होता है। कठिन जरूर है। तो मिसाल है विकास भाई, और ये जो पिछला सिल्वर बटन है ये इतना इजी नहीं मिलता। एक कहावत है ना, खाला जी का वाड़ा नहीं है जी, यानी कि मासी जी का आंगन नहीं है मतलब यही है। देखो, आपकी मेहनत के साथ साथ लोगों का प्यार, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो होना चाहिए। लोअर ऑडियंस जो होती है ना, बड़ी मुश्किल से मिलती है, और एक बार मिल जाए ना, फिर वो किसी अरे गहरे को कुछ कहने नहीं देती। जी भाई।